प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने राजनयिक स्तर की बातचीत की। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कोपेनहेगन में हुई शिखर वार्ता के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। दोनों प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान ग्रीन कार्यनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिपिंग, जल और आर्कटिक में सहयोग पर चर्चा हुई। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 9 सरकारी समझौते और 4 निजी करार शामिल हैं। इसमें जल संसाधन, सांस्कृतिक सहयोग, रोजगार, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर मदद मिलेगी। इसमें माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इसके अलावा जल संसाधन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर भी करार किए गए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत और डेनमार्क बिजनेस फोरम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दोनों देशों के दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु के कांटीरवा इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि साल 2014 के पहले सभी खेलों के अंदर, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा हो, कहीं पर भी मेडल की तालिका में भारत का नाम नहीं दिखाई देता था। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए और जीवन का एक लक्ष्य रखा कि खेल के क्षेत्र में भारत दुनिया में पहले स्थान पर हो। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में 12वीं सदी के समाज सुधारक और लिंगायत संत बसवेश्वर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री समेत अन्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बेल्लोरी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साथ ही कर्नाटक पुलिस का स्मार्ट ई-बीट ऐप भी लॉन्च किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने लोगों से कोविड से सतर्क रहने और सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैन धर्म के प्रवर्तकों ने सदियों पहले ही मास्क की उपयोगिता को समझ लिया था। 2021 के मेन एग्जाम को स्थगित करने की मांग वाली रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में हरियाणा सिविल सेवा जुडिशियल ब्रांच 2021 के मुख्य परीक्षा और मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की घोषित तिथि को लेकर टकराव हो रहा था। इसी के मद्देनजर याचिकाकर्ता ने हरियाणा सिविल सेवा 2021 के मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की। और देश के सबसे बड़े आईपीओ का इंतजार खत्म, निवेशकों के लिए एलआईसी का आईपीओ आज से खुल जाएगा। इससे पहले निवेशकों के लिए इसे 2 मई को खोला गया था।
देश के कई हिस्सों में बिजली संकट के बीच अप्रैल में देश का कोयला उत्पादन 28% बढ़कर 6.61 करोड़ टन हो गया। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अप्रैल 2022 के दौरान भारत का कुल कोयला उत्पादन 661.54 लाख टन था। अकेले कोल इंडिया से बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 4.97 करोड़ टन रही थी। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,568 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि उपचाराधीन जो मरीज हैं उनकी संख्या घटकर 19,137 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 0.04% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 189.23 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार खबरों पर। केरल के वायनाड में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वायनाड केरल में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र जिला है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वायनाड जिले के लोगों को राज्य सरकार से उचित सहायता और सब्सिडी नहीं मिल रही है। ईरानी ने कहा कि वायनाड में जनजातीय लोगों को स्किल सेल रक्त अल्पता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से जनजातीय महिलाओं के रक्त की जांच कराने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ओडिशा, केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना आज जारी करेगा। ओडिशा में बजरंग नगर, केरल में त्रिक्कारा सीट और उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लिए 31 मई को उपचुनाव होना है। मतगणना 3 जून को होगी। नामांकन पत्र 11 मई तक भरे जा सकेंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार की योजनाओं और सरकारी कार्यालयों के कामकाज के बारे में लोगों से सीधी प्रतिक्रिया देने के लिए आज से राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री की ये मुहिम सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए अहम है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ लाउडस्पीकर मामले विवाद में पुलिस ने एमएनएस नेताओं सहित 100 लोगों को नोटिस जारी किया है। इस बीच सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस बीच महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर हटाने के अपने अल्टीमेटम के साथ मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे ने अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज है। मुंबई सत्र न्यायालय आज सांसद नवनीत राणा, उनके पति विधायक रवि राणा द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला आज वो सुनाएगा। राणा दंपत्ति पर आईपीसी की धारा 15A 353 के साथ साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी कि राजद्रोह की धारा भी इन पर लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में इम्फाल में अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनस की वर्चुअल उद्घाटन समारोह में भाग लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेल सप्ताह में शामिल होने के लिए जी किशन रेड्डी मणिपुर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पिछले एक हफ्ते पार्टी की एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 7 बार के विधायक गोविंद सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया। गुजरात में कांग्रेस विधायकों की संख्या फिर से कम हो गई है। खेड़ब्रहा से कांग्रेस विधायक अश्वनी कोटवाल ने गुजरात विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर निमाबेन आचार्य से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा है।
राजस्थान के जोधपुर में ईद से पहले सोमवार देर रात सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। इस दौरान पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस बल की तैनाती से हालात पर काबू पा लिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। और चंडीगढ़ में संयुक्त साइबर अपराध समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीर रंजन ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत हर एक क्षेत्र में संयुक्त साइबर समन्वय दल गठित किए जा रहे हैं। गर्मी के प्रकोप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित अभिभावकों ने दिल्ली सरकार से स्कूलों के समय में बदलाव करने या अभिभावकों ने गर्मियों की छुट्टियां समय से पहले शुरू करने का अनुरोध किया है। गर्मी को देखते हुए कई स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों को कम कर दिया गया है। और आइए राज्यवार सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। बाइडेन प्रशासन ने अप्रवासियों की कुछ श्रेणियों के वर्क परमिट समाप्त होने पर 1.5 साल के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की घोषणा की है। इसमें वो अप्रवासी भी शामिल हैं जो ग्रीन कार्ड चाहते हैं। साथ ही H-1B वीजा धारकों को भी ये सुविधा दी जाएगी। इस घोषणा से हजारों भारतीय प्रवासियों को लाभ होने की संभावना है। इसके तहत एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड्स यानी कि EAD की एक्सपायरी डेट से 180 दिन का एक्सटेंशन पीरियड ऑटोमेटिकली 540 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में 2020 अमेरिकी ओलंपिक टीम की मेजबानी करेंगे। उनके साथ प्रथम महिला जिल बाइडेन भी ओलंपियंस की मेजबानी करेंगी। कोरोना की वजह से ये खेल देरी से हो रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने जापानी समकक्ष नेबुओ किशी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल एसजेबी ने मंगलवार को एसएलपीपी गठबंधन सरकार और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद के अध्यक्ष को सौंपा। वहीं दूसरी ओर सरकार ने नए संविधान के प्रस्ताव पर विचार करने के लक्ष्य से कैबिनेट की उप समिति के गठन की घोषणा की है। इधर 30 अप्रैल को रणजीत सेम्याम्बल पतिया के इस्तीफे के बाद से संसद सत्र में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। यूक्रेन पर रूसी सेना के आक्रमण की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 2 लाख बच्चों समेत 10 लाख से ज्यादा लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालकर रूस ले जाया गया है। यूक्रेन ने इस पूरे युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों पर नागरिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रूस या रूसी नियंत्रित क्षेत्रों में ले जाने का आरोप लगाया है। एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक आम नागरिकों को डोनेत्स्क, लुहांस्क और यूक्रेन के अन्य हिस्सों में खतरनाक क्षेत्रों से निकाला गया है। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि रूस इस माह पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने और दक्षिणी शहर खेरसोन को स्वतंत्र गणराज्य के तौर पर मान्यता देने की योजना बना रहा है। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संबंधी संगठन के लिए अमेरिकी दूत माइकल कॉपेंटर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका और अन्य देशों को जानकारी मिली है कि रूस डोनेत्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक में दिखावटी जनमत संग्रह कराने की योजना बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल बैंक ने 1 दशक से अधिक समय के बाद ब्याज दरों में 0.25 से 0.35% की बढ़ोतरी की है। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा है कि महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए दी गई मौद्रिक रियायतों को वापस लेने का ये सही समय है। गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ गई है, फिर भी बेरोजगारी की दर कम रही है और वेतन में सुधार के संकेत दिखाई दिए।